गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर हमारी हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही थी। उस सीरीज की आज हमारी 17 नंबर वीडियो है। पहले की 16 वीडियोज अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक है। आइए करते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि यमुना गैसेज लिमिटेड है कहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यमुना गैसेज लिमिटेड यमुनानगर में स्थित है। वही यमुनानगर जिला जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई थी और जो हमारे कागज उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस जिला है, जहाँ पर हमारा कलेसर का उद्यान है वो भी है। और दोस्तों वहीं पर है यमुना गैसेज लिमिटेड जिसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन देखिए 1973 में, 75 में, 80 में या फिर 82 में। तो दोस्तों जो यमुना गैसेज लिमिटेड है उसकी स्थापना ऑप्शन ए 1973 के अंदर की गई थी। उसके साथ साथ 1988 में 1988 में कहा जाए इसका नाम बदलकर यमुना गैसेज एवं केमिकल लिमिटेड कर दिया गया और 1975 से अब तक ये औद्योगिक गैसों के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी है। एक बार वीडियो को अपने आप पॉज करो और उसके बाद अपने माइंड में रिपीट करके देखा करो। अगर आपको सारे कंसेप्ट याद हैं तो ही आगे बढ़ो। 1973 में स्थापना की गई, तब नाम था यमुना गैसेज लिमिटेड। उसके बाद 1988 में इसका नाम बदलकर यमुना गैसेज एवं केमिकल लिमिटेड कर दिया गया और 1975 से अब तक हरियाणा के अंदर औद्योगिक गैसों की जो कंपनियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अग्रणी है वो है यमुना गैसेज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में है। तो सरस्वती शुगर मिल आई थिंक हर बच्चे को पता होगा, वो यमुनानगर जिले में है। और ये सरस्वती शुगर मिल दोस्तों आज़ादी से पहले स्थापित किया गया था। तब भारत पाकिस्तान एक ही थे। लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। आज़ादी के बाद ये पंजाब के अंदर हम मिला दिए गए थे। तब उसके बाद जब 1 नवंबर 1966 को जब हम अलग हुए तो इसकी स्थापना यमुनानगर में की गई। तो यमुनानगर के अंदर इसकी स्थापना 1933 में दोस्तों जब लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी, वर्तमान में यमुनानगर में है। इसकी स्थापना 1933 में हुई और ये एशिया की नंबर 1 शुगर मिल है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है हरियाणा के लिए। हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम एशिया की बात कर रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर का सरस्वती शुगर मिल जो 1933 में स्थापित किया गया था वो एशिया का नंबर 1 शुगर मिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थित है। दोस्तों अमोनिया का प्लांट पूछा गया है। ऑप्शन दिए हैं जिला पानीपत, करनाल, गुरुग्राम और कैथल। तो हरियाणा के पानीपत जिले में अमोनिया का प्लांट स्थित है। कहाँ पर है? पानीपत में, जिसको नाइट्रोजन उर्वरक प्लांट भी बोला जाता है या अमोनिया प्लांट बोला जाए या फिर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन उर्वरक प्लांट या फिर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड भी इसको कहा जाता है। 3 नामों से आ सकता है, अमोनिया प्लांट पूछा जाए, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड पूछा जाए या फिर नाइट्रोजन उर्वरक का प्लांट पूछा जाए। वो कहाँ है? वो पानीपत जिले में है। और इस यहाँ पर दोस्तों प्रति वर्ष 20 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है इस उर्वरक के प्रयोग से। जो अमोनिया प्लांट यहाँ पर जो बनता है, नेशनल फर्टिलाइजर जो बनता है, उसके प्रयोग से, सिर्फ इसके प्रयोग से यहाँ पर 20 लाख जो प्रति वर्ष है उस खाद्यान्न टन का उत्पादन होता है। और ये वही पानीपत जिला है जहाँ हरियाणा का एकमात्र जिला जो 2 बार जिला बना, जिसको बुनकरों का शहर कहते हैं, जहाँ पर सेना के 70% कंबल बनाए जाते हैं। और ये एक बार 1989 में जिला बना, एक बार 1 नवंबर 1989 में और दूसरी बार 1 जनवरी 1992 को।
1992 में और 1989 में। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का कौन सा ज़िला है जो 2 बार बना, तो दोस्तों वो पानीपत ज़िला होगा। पानीपत को हरियाणा का बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। औद्योगिक नगरी की भी बहुत बड़ी संरचना है, क्योंकि ये दिल्ली के साथ लगता ज़िला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग भी हैं, और सेना के जो 70% कंबल हैं वो पानीपत में ही बनाए जाते हैं, और वहीं पर है अमोनिया प्लांट कहा जाए, फर्टिलाइजर लिमिटेड कहा जाए, या फिर नाइट्रोजन उर्वरक का प्लांट कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला आना चाहिए, अखोला लिखा गया है गलती से, ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। तो दोस्तों यमुना नदी से दिल्ली के ओखला नामक स्थान से गुड़गांव नहर निकाली गई है। कौन सी निकाली है? यमुना नदी से दिल्ली के ओखला बैराज आपने सुना हो, उससे जो निकाली है वो गुड़गांव नहर है। और वो गुड़गांव नहर हरियाणा के 2 जिलों की सिंचाई करती है। आपको फिर से बता दिया जाए, एक फरीदाबाद जिले की और एक गुड़गांव जिले की। दिल्ली के यमुना नदी के ओखला नामक बैराज से, जो दिल्ली का ओखला बैराज है यमुना नदी पर बना है, या फिर ओखला नामक जगह कहा जाए, उससे गुड़गांव नहर निकाली गई, जो फरीदाबाद और गुड़गांव जिले की सिंचाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हथीनी कुंड बैराज परियोजना है जो हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन दिया है यमुनानगर, फरीदाबाद, रोहतक और गुरुग्राम। तो दोस्तों जो हथनी कुंड बैराज है वो हरियाणा के यमुनानगर जिले से संबंधित है। हथनी कुंड बैराज कहाँ पर है? यमुनानगर जिले पर है। यमुना नदी पर बनाया गया है, और यमुना नदी पर हथनी कुंड बैराज के साथ साथ दूसरे जो बनाए गए हैं वो एक ताजे वाला हेड पूछा जाता है, और किसाऊ, रेणुका और लखवार बांध भी यमुना नदी पर ही बनाए गए हैं। यमुना का जो हथनी कुंड बैराज है दोस्तों, वो राज्य में कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा के अंदर जो कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है हथनी कुंड बैराज। कौन सा है? हथनी कुंड बैराज है, राज्य का कंक्रीट से सबसे बड़ा बांध है जो बना हुआ कंक्रीट से, यमुना नदी पर है। यमुना नदी पर जो हथनी कुंड बैराज के साथ साथ दूसरे जो बांध बने हैं वो है ताजे वाला, किसाऊ, रेणुका और लखवार, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है मसानी बांध कहाँ है, तो दोस्तों साहिबी नदी पर मसानी बांध रेवाड़ी जिले में है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। एक आपसे पूछा जाता है कृष्णा डैम कहाँ है, तो कृष्णा डैम कुरुक्षेत्र में है। और जो अलग डैम आपसे पूछे जाते हैं हरियाणा के एग्जाम में वो भी देखिए, घग्गर नदी पर है कुछ डैम आपके। एक है कौशल्या बांध, आप सभी को पता है एग्जाम में कितनी बार पूछा गया, पंचकूला में जो है कौशल्या नदी पर है, ये घग्गर नदी का ही पार्ट है, इसलिए इसको घग्गर नदी का कहा जाता है कौशल्या बांध। एक है आपका छमला बांध जिसको बोला जाता है, एक है दीवान वाला बांध, और एक है दसागरा बांध, और एक है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अभी ग्राम सचिव के एग्जाम में भी पूछा गया था, ओटू बैराज जो सिरसा में है और घग्गर नदी पर बना हुआ है। सबसे ज़्यादा जो पूछे गए हैं वो मसानी बांध पूछा गया है जो साहिबी नदी पर रेवाड़ी में बना है, एक ओटू बैराज पूछा गया है जो घग्गर नदी पर सिरसा में बना हुआ है, एक कौशल्या बांध पूछा है जो घग्गर नदी पर ही बना हुआ है, और जो यमुना नदी वाले हैं वो तो हमेशा पूछे ही जाते हैं, हथीनी कुंड बैराज, ताजे वाला बैराज, किसाऊ, रेणुका और लखवार बांध, सारे के सारे यमुना नदी पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था। गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? अभी हमने किया था, थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर निकालिए। गुरुग्राम नहर है, जो गुड़गांव नहर है वो कहाँ से निकाली गई थी? वो यमुना नदी से, दिल्ली के ओखला नामक स्थान से, जो ओखला बैराज है वहाँ से गुड़गांव नहर निकाली गई थी, और उसी गुड़गांव नहर से गुड़गांव जिले के साथ साथ फरीदाबाद जिले की सप्लाई होती है। ऑप्शन डी फरीदाबाद। गुड़गांव नहर से गुड़गांव के साथ साथ कौन से जिले की सप्लाई होती है या सिंचाई होती है? वो है फरीदाबाद जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? दोस्तों इसके अंदर जो
द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस तक के सेनानी, जो आज़ाद हिंद फौज के सेनानी थे, उन सेनानियों को भी सम्मानित किया गया था। और उन सेनानियों को सम्मानित करने का जो निर्णय है हरियाणा सरकार द्वारा कब लिया गया, वर्ष 1980 में, 81 में, 85 में या फिर 97 में। तो दोस्तों वर्ष 1981 में हरियाणा सरकार द्वारा जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था और उसके साथ साथ उनको पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है। जो उनकी विधवाएं हैं, जो सैनिक हमारे शहीद हो गए थे, अब उनको पेंशन भी प्रदान की जाती है, उनको सम्मान दिया जाता है। और ये निर्णय 1981 में लिया गया था और इसके अंदर आज़ाद हिंद फौज के सिपाही, द्वितीय विश्व युद्ध के सिपाही भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा जो एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिला कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता का उपदेश जो भारत हिंदू धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है, वो जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिया था वो कहाँ पर दिया था। ऑप्शन देखिए, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिषर सरोवर, प्राची तीर्थ या फिर कमलनाथ तीर्थ। तो सभी को पता है जो अर्जुन गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वो ज्योतिषर सरोवर पर दिया गया था। कहाँ पर? ऑप्शन बी, ज्योतिषर सरोवर। और उसी ज्योतिषर सरोवर पर एक वट वृक्ष है जिसके नीचे कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आज का अगर जाकर देखा जाए, पहले की कोई भी निशानी विद्यमान नहीं है, सिर्फ एक वट वृक्ष ही है, जो बड़ का पेड़ कहा जाए या वट वृक्ष है, वही प्राचीन काल से वही आज भी वहीं पर विद्यमान है। और जो भी श्रद्धालु ज्योतिषर सरोवर पर जाते हैं आज भी उस वट वृक्ष को ही नमन करते हैं या शीश नवाते हैं, क्योंकि आज जो भगवान कृष्ण का जो एक हमें नमूना मिला है या जो एक हमारे पास प्राचीन धरोहर के तौर पर कहा जाए तो वो वट वृक्ष ही है। और उस वट वृक्ष का जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो ज्योतिषर सरोवर पर वट वृक्ष है उसके ऊपर पक्के चबूतरे का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों ज्योतिषर सरोवर का जो वट वृक्ष है जो गीता ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, उसके ऊपर पक्के चबूतरे का निर्माण महाराज दरभंगा ने करवाया था। कब करवाया था? महाराज दरभंगा ने उस चबूतरे वट वृक्ष के नीचे पक्के चबूतरे का निर्माण करवाया चारों तरफ। और जो जिला कुरुक्षेत्र है वो बना था 23 जनवरी 1973 को। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी भी कहा जाता है, सिटी ऑफ पॉक्स भी कहा जाता है, श्रीकंठ जनपद भी कहा जाता है। और ये भी है दोस्तों कि हरियाणा के सबसे ज़्यादा जो धार्मिक स्थल है वो कुरुक्षेत्र में ही है और कुरुक्षेत्र में करीब करीब 360 धार्मिक स्थल हैं। और वहीं पर है ब्रह्म सरोवर जो आप सभी ने सुना है, जिसका निर्माण राजा क्रू ने करवाया था। उसी ब्रह्म सरोवर के नज़दीक है बिड़ला मंदिर जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बिड़ला मंदिर भी कहीं पर तो ज्योतिषर सरोवर के नज़दीक दिया जाता है, कहीं पर ब्रह्म सरोवर के नज़दीक दिया जाता है। आप ऑप्शन देखिए क्योंकि ये दोनों के बीच में पड़ता है दोस्तों। और बिड़ला मंदिर है उसका निर्माण जुगल किशोर बिड़ला ने 1952 में करवाया था। पूछा जाता है ना बहुत बार, बिड़ला मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बिड़ला मंदिर का निर्माण जुगल किशोर बिड़ला ने 1952 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, जिला पलवल के होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? ऑप्शन ए रामराय, ऑप्शन बी पंचवटी, ऑप्शन सी है कलेश्वर महादेव मठ और ऑप्शन डी है सती का स्थान। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे दिए हैं जो वहीं पर हैं, पलवल जिले के ही हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे पलवल का स्पेशल एक क्षेत्र दिया है, होडल क्षेत्र का धार्मिक स्थल पूछा है और वो है ऑप्शन डी सती का स्थान। अकेला पलवल तो आपको पता है, पंचवटी भी पलवल के अंदर ही है। जो ऑप्शन बी पंचवटी है वो भी पलवल में ही स्थित है, लेकिन पलवल के होडल क्षेत्र का जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है वो है ऑप्शन डी सती का स्थान। ये होडल में है और जनवरी में हर महीने में दोस्तों यहाँ पर हर बहुत बड़ा मेला लगता है। सती माता की यहाँ पर पूजा की जाती है और कहा जाता है कि इस मेले के अंदर कोई भी औरत आकर जो भी मनोकामना मांगती है उसकी वो हमेशा पूर्ण होती है। जो एक जनश्रुति है, लोक कथा है, उसके अकॉर्डिंग यही है। उसके साथ साथ आइए दूसरे ऑप्शन देखते हैं। आपके ऑप्शन ए पर आपको दिया है रामराय, जो आपको सभी को पता है जींद में है। और ये रामराय इसलिए प्रसिद्ध है
ये तीर्थ स्थल इसलिए है, कहते हैं जब भगवान राम को वनवास हुआ तो वो सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ पर आए थे। वनवास के दौरान वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने कुछ देर विश्राम किया था, इसलिए इसको राम सराय के नाम से धीरे धीरे इसका नाम राम राय पड़ गया और ये जींद में है। पंचवटी जो पलवल का ही बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, जो पांडवों के टाइम का मंदिर माना गया है। और जो कलेश्वर महादेव मठ है दोस्तों, ये 3 जगह पर है। एक तो कलेश्वर महादेव मठ यमुनानगर में भी है, कैथल में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा माना गया है वो कुरुक्षेत्र का माना गया है। देखो, एक तो कलेश्वर उद्यान आपको सभी को पता है यमुनानगर में, भगवान शिव के ही मंदिर हैं, यमुनानगर में भी है, कैथल में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है। ऑप्शन देखिए आपको कौन सा दिया गया है, और तीनों ही आ गए हैं तो आपको कुरुक्षेत्र के साथ जाना है, क्योंकि कुरुक्षेत्र का जो कलेश्वर या स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी वही है। कलेश्वर महादेव मठ है जो वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगेन रिपीटिंग, राम राय जींद के अंदर है, भगवान राम से रिलेटेड है। पंचवटी पांडवों से रिलेटेड है, पलवल के अंदर है। कलेश्वर महादेव मंदिर यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र तीनों में है। आपको तीनों ऑप्शन आ जाए तो कुरुक्षेत्र के साथ जाना है। और जो सती का स्थान है वो पलवल के होडल में है, और जनवरी के महीने में यहाँ पर हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कलेश्वर तीर्थ, ऑप्शन बी कुबेर तीर्थ, ऑप्शन सी है ढोसी तीर्थ, और ऑप्शन डी है प्राची तीर्थ। तो अभी हमने इससे पहले वाला ही क्वेश्चन किया था दोस्तों। कलेश्वर तीर्थ कुरुक्षेत्र में है, कुबेर तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में है, और प्राची तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में है। लेकिन जो ऑप्शन सी है ढोसी की पहाड़ी या ढोसी तीर्थ जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। और जो च्यवन ऋषि की जो संबंधित तपोशतली है वो है ढोसी तीर्थ। यहाँ पर च्यवन ऋषि ने तप किया था, और च्यवन ऋषि की याद में ही ढोसी की पहाड़ी पर मेला लगता है। और जो ढोसी तीर्थ है वो महेंद्रगढ़ की ढोसी की पहाड़ी को ही बोला जाता है, जहाँ पर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है ना, ढोसी की पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? वो च्यवन ऋषि की याद में वहाँ पर मेला लगता है। च्यवन ऋषि ने वहाँ पर पूजा पाठ किया था, वहाँ पर तप करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति काल से संबंधित गौड़ीय मठ नामक धार्मिक स्थल है जो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गौड़ीय मठ नामक धार्मिक स्थल पूछा है दोस्तों। ऑप्शन दिए हैं अंबाला जिला, महेंद्रगढ़ जिला, कुरुक्षेत्र जिला और जींद जिला। वैसे तो गौड़ीय मठ पूरे भारत में पाया जाता है। जो भक्ति काल से संबंधित गौड़ीय मठ नामक धार्मिक स्थल जो हरियाणा का ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है कुरुक्षेत्र जिले में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले में है। और ये सन्निहित सरोवर के भी उतना ही नज़दीक है और ब्रह्म सरोवर के भी उतना ही नज़दीक है। दोनों से 0.88 किलोमीटर अर्थात दोनों के बिल्कुल बीच में पड़ता है। चाहे आप सन्निहित सरोवर की साइड से जाइए या ब्रह्म सरोवर की साइड से जाइए, आपको गौड़ीय मठ में जाना है जो कुरुक्षेत्र में है, तो दोनों के बिल्कुल बीच में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजेवाला हैडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सारे ही गलत दिए गए हैं। तो जो ताजेवाला हैडवर्क्स आपको सभी को पता है, ताजेवाला हैड कहाँ पर है? यमुनानगर में, यमुना नदी पर बनाया गया है और जो बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल भी है। ताजेवाला हैडवर्क्स कहिए या ताजेवाला हैड कहिए, वो यमुनानगर में यमुना नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, सिरसा, रोहतक और हिसार। तो जो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है दोस्तों वो 2003 में स्थापित किया गया था और वो सिरसा जिले में है। और दोस्तों इसी सिरसा जिले के इसी कुरुक्षेत्र चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में मैंने करीब 7 साल तक MBA डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब की है। कुछ फैमिली सिचुएशंस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तहत जॉब छोड़नी पड़ी। दैट्स वाई ये मेरा बहुत ही फेवरेट जो दिल से जुड़ी हुई जगह है। MBA डिपार्टमेंट में 7 साल तक MBA डिपार्टमेंट को टीच किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यही सिरसा विश्वविद्यालय है जो चौधरी विश्वविद्यालय के नाम से है, वो 2003 में सिरसा में स्थापित किया गया था। कुरुक्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है 1956 में बना था, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। रोहतक का जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है वो 1976 के अंदर 1976 में बनाया गया था। और जो हिसार का
विश्वविद्यालय है जो जीजेयू है वहाँ पर कई हैं दोस्तों। हिसार का जो जीजेयू है वो 1995 में बनाया गया था, और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एचएयू वो 1970 में बनाया गया था। हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसका नाम भारत के 7वें नंबर के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया था। कब बनाया गया? वो 1970 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाबी भाषा को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन सी द्वितीय। तो आप सभी को पता है हरियाणा की जो द्वितीय राजकीय भाषा वर्तमान में है वो क्या है? पंजाबी है। इस क्वेश्चन का आंसर तो यहीं तक है दोस्तों, लेकिन आपसे इससे रिलेटेड जो अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो भी देखिए दोस्तों। हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। 1966 में जो हमारे मुख्यमंत्री बने वो बने थे भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद 1967 में बने राव वीरेंद्र सिंह, और उसके बाद लग गया राष्ट्रपति शासन। उसके बाद 1968 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से ही बने थे, वो बने चौधरी बंसीलाल। उस वक्त पंजाब हरियाणा नए नए अलग हुए थे, जैसे दो भाई अलग अलग होते हैं, आपसी मनमुटाव होता है, तो पंजाबी को किसी तरह की तवज्जो नहीं देना चाहते थे। इस वजह से बंसीलाल, जो चौधरी बंसीलाल थे, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथ एक निर्णय किया, एक जो कैबिनेट में मीटिंग पास हुई थी, उनका जो डिसीजन हुआ था वो तमिल भाषा को हरियाणा की द्वितीय राजकीय भाषा बनाया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है ना, तमिल भाषा हरियाणा की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी? तो दोस्तों वो 1968 में बनी थी, और वो 1968 से लेकर 2004 तक हरियाणा की द्वितीय राजकीय भाषा रही है। चाहे आपको ऐसे लगता हो कि तमिल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 1968 से लेकर 2004 जो बहुत लंबा पीरियड है, उस दौरान हरियाणा की जो द्वितीय राजकीय भाषा थी वो तमिल भाषा थी। 2004 के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, तब 1999 से 2005 का कार्यकाल जो था उस दौरान इसको चेंज किया गया और पंजाबी को हरियाणा की द्वितीय राजकीय भाषा बनाया गया। इससे रिलेटेड जो अदर कंसेप्ट आते हैं वो पूछा जाता है, चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? दोस्तों मुख्यमंत्री तो 4 बार बने थे, कार्यकाल 3 काउंट किए जाते हैं। पहला कार्यकाल था उनका 1968 से लेकर 77 तक, देखिए 7 साल वो और 2 साल वो, 9 साल तक हरियाणा के लगातार मुख्यमंत्री रहे, बहुत बड़ी बात है। 1968 से लेकर 72 तक बने, 72 में फिर से वो दोबारा निर्वाचित हो गए, 77 तक रहे, 2 कार्यकाल तो यहीं पर हो गए। उसके बाद वो 85 से 87 तक रहे, और दोस्तों तीसरी बार वो मुख्यमंत्री, जो उनकी खुद की पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी, जिसका आपसे चुनाव चिन्ह भी पूछा जाता है, ये 3 बार तो मुख्यमंत्री कांग्रेस से बने थे। चौथी बार इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अपना जो मुख्यमंत्री है वो अलग से अपनी पार्टी बनाई, हरियाणा विकास पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है लड़का और लड़की होता था। 1996 से लेकर 1997 तक दोस्तों, उससे भी ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। कब से कब तक? 1996 से 97 तक। सॉरी फ्रेंड्स, शायद यहाँ पर 99 होगा, मैंने शायद कन्फ्यूजन में लिखा है, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। एक बार जो चौधरी बंसीलाल का था वो लास्ट कार्यकाल जरूर चेक करना, शायद 99 तक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 96 से 9 तक था। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बने थे। तो दोस्तों उस वक्त जो था वहाँ पर हरियाणा में शराबबंदी भी की गई थी। पूछा जाता है ना हरियाणा में शराबबंदी कब की गई और किसके द्वारा की गई, तो वो इसी कार्यकाल के दौरान चौधरी जो बंसीलाल थे उनके द्वारा की गई थी। तो अगेन रिपीटिंग, हरियाणा की जो वर्तमान में द्वितीय राजकीय भाषा है वो पंजाबी है, लेकिन 1968 से लेकर 2004 तक हरियाणा की द्वितीय राजकीय भाषा थी वो तमिल भाषा थी। और किसने बनाया था? चौधरी बंसीलाल ने बनाया था, जो हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ वो 2 बार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रक्षा मंत्री भी रहे, 1975 से लेकर 77 तक। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री थे जो हरियाणा सेंटर के अंदर रक्षा मंत्री तक रहे। एक क्वेश्चन जो उनसे पूछा जाता है, चौधरी देवीलाल से रिलेटेड पूछा जाता है कि हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री थे जो उप प्रधानमंत्री तक बने थे। तो इन कंसेप्ट्स को माइंड में रखोगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सुषमा स्वराज का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ऑप्शन ए पानीपत, अंबाला, करनाल और कैथल। तो सभी को पता है श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अंबाला जिले में हुआ था। और उनसे रिलेटेड जो अदर कंसेप्ट है, अभी उनका 2020 में निधन हो गया था कोरोना के बीच में ही। दोस्तों, हरियाणा की जो सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली जो महिला थी वो थी सुषमा स्वराज। हरियाणा की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनने का उनको गौरव प्राप्त था। दिल्ली की वो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और केंद्र के अंदर वो विदेश मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी बने थे। क्या क्या बने? केंद्र के अंदर जो विदेश मंत्री बनी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी और स्वास्थ्य मंत्री बनी। और वर्तमान का जो रिसेंटली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है वो है, कौन से बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज के नाम से किया गया है? दोस्तों, जो अंबाला का अंबाला के दो बस स्टैंड है, एक है कैंट वाला और दूसरा सिटी वाला। जो अंबाला का सिटी बस स्टैंड है उसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज के नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ पर स्थित है? रेडियो स्टेशन आपसे पूछे गए हैं, ऑप्शन दिए हैं। पहला ही ऑप्शन है, टाइम खराब ना करें, हरियाणा में 3 ही रेडियो स्टेशन है, रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में मात्र 3 रेडियो स्टेशन है। कहाँ कहाँ पर है? एक रोहतक में है, आपने सुना होगा, ये है आकाशवाणी रोहतक, ये है आकाशवाणी हिसार या फिर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो ये 3 जगह पर स्टेशन है। तीनों की आपको डिटेल पता होना चाहिए। जो रोहतक का रेडियो स्टेशन है वो 8 मई 1976 को स्थापित किया गया था 1976 में, और ये हरियाणा राज्य का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। कब स्थापित किया गया? रोहतक रेडियो स्टेशन 8 मई 1976 को। राज्य का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन पूछा जाए तो क्या होगा? रोहतक होगा। दूसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र आता है। कुरुक्षेत्र रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई थी 24 जून 1991 को। कब की गई? 24 जून 1991 को। और तीसरा जो सबसे लास्ट है, हरियाणा का सबसे लास्ट में जो बना हुआ रेडियो स्टेशन है वो है 26 जनवरी 1999 को। और उस दौरान जो थी दूरदर्शन केंद्र जो एकमात्र है हरियाणा का, नहीं सॉरी, रेडियो स्टेशन की तो स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1999 को। और इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर एक दूरदर्शन केंद्र भी है, एक ही है और वह हिसार में है। उसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 2002 को। और उस वक्त जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे वो सुषमा स्वराज ही होती थी, जिनका अभी हमने क्वेश्चन किया, और वो खुद इनका उद्घाटन करने के लिए आई थी। 3 रेडियो स्टेशन है, एक दूरदर्शन केंद्र है। चारों कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, तीनों की डेट आपको पता होनी चाहिए, और साथ के साथ दूरदर्शन केंद्र की डेट भी थी 1 नवंबर 2002, जिसका उद्घाटन खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी उस वक्त सुषमा स्वराज, उन्होंने आकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है? दोस्तों, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो आपकी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, वो पूछी है वो कहाँ पर है? ऑप्शन दी है पानीपत, गुड़गांव, सोनीपत और सिरसा। तो दोस्तों, जो ये ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय है ये हरियाणा के सोनीपत जिले में है, और ये 2009 में बनाया गया था। कहाँ पर है? ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय जो है सोनीपत जिले में है, 2009 में बनाया गया। ऑप्शन ए पानीपत के अंदर आए तो रिफाइनरी है वहाँ की जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और ऑप्शन बी है गुड़गांव के विश्वविद्यालय आपसे पूछे जाएं जो ज़्यादा फेमस है वहाँ के प्राइवेट। एक है एपीजे सत्या विश्वविद्यालय गुड़गांव में है जो 2010 में ही स्थापित किया गया था, और दूसरा है अमेठी विश्वविद्यालय जो मानेसर गुड़गांव में है, वो भी 2010 में ही स्थापित किया गया था। गुड़गांव में कौन कौन से हैं? एपीजे सत्या विश्वविद्यालय और अमेठी मानेसर विश्वविद्यालय जो है वो दोनों ही 2010 में स्थापित किए गए। और सिरसा के अंदर भी विश्वविद्यालय है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। CDLU है जो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है, वो अप्रैल 2003 में स्थापित किया गया था। कंप्लीट डेट पूछी जाए 5 अप्रैल 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध हरियाणा राज्य से नहीं है? ऑप्शन ए बनारसी दास, नरोत्तम दास, वीरभान और महात्मा हरिदास।
दोस्तों बनारसी दास, नरोत्तम दास, वीरभान, इन तीनों का संबंध हरियाणा से माना जाता है, लेकिन जो महात्मा हरिदास हैं इनका संबंध हरियाणा से नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना हरियाणा के किस नहर पर बनी हुई है? ऑप्शन ए भिवानी नहर, भाखड़ा नहर, गुड़गांव नहर या फिर पश्चिमी यमुना नहर। तो दोस्तों जो ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना है या ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना भी लिखा होता है, कहीं पर दोनों सेम ही बात है, वो पश्चिमी यमुना नहर पर बनी हुई है और सोनीपत के ककरोई गांव में है। इसी वजह से इसका नाम ककरोई जल विद्युत परियोजना रखा गया है। सोनीपत के ककरोई गांव में पश्चिमी यमुना नहर पर ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना लगाई गई है और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है फ्रेंड्स 100 किलोवाट। कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है? 100 किलोवाट। आपको दिखा देती हूँ, प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसकी 100 किलोवाट। ककरोई माइक्रो या सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना के नाम से आती है, पश्चिमी यमुना नहर पर बनाई गई है और सोनीपत के ककरोई गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सुगुन योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों हरियाणा की जो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सुगुन योजना है वो 14 मई 2005, जो ऑप्शन सी है, उसको शुरू की गई थी। कब की गई? 14 मई 2005 को। अब आपको इसका थोड़ी डिटेल भी पता होनी चाहिए। जो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सुगुन योजना है, इसका जो पहले नाम होता था वो कन्यादान योजना होता था। आपने सुना होगा ना, गांव में जब गरीब की लड़की की शादी होती है, अड़ोस पड़ोस में देखा होगा, वो कहते हैं कि सरकार की तरफ से कन्यादान मिलता है। उसी योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सुगुन योजना रख दिया गया। और दोस्तों इसकी अलग अलग कंडीशन है, बीपीएल परिवार हो या फिर विधवा हो, वहाँ पर 31,000 रुपये दिए जाते हैं। विधवा की बेटी अर्थात जिस लड़की का फादर एक्सपायर हो रखा हो या फिर वो बीपीएल परिवार से रिलेट करती है तो उसको 31,000 रुपये मिलेंगे। या फिर समाज का कोई भी दूसरा वर्ग है जो इसके अंदर अप्लाई करता है, चाहे वो बीपीएल में भी ना आता हो, चाहे वो विधवा भी ना हो, तो उनको 11,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने? 11,000 रुपये। जो नॉर्मल फैमिली है, अगर वो कोई अप्लाई करते हैं, जो बीपीएल में भी नहीं है, विधवा भी नहीं है, तो उनको 11,000, और जो बीपीएल और विधवा के अंदर आते हैं उनको 31,000 रुपये दिए जाते हैं। और इसी क्वेश्चन को दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने एक एग्जाम में देखा था, घुमाकर दिया गया था कि हरियाणा के अंदर विधवा औरत को विवाह सुगुन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो वहां पर कितनी आएगी दोस्तों? 31,000 रुपये आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब्दुल रहमान खां हरियाणा के किस नगर का नवाब था? दोस्तों अब्दुल रहमान खां, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, हरियाणा जी के भी पढ़ी है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा वो कौन थे अब्दुल रहमान खां। ऑप्शन बी, झज्जर के नवाब थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विरोध किया था और उसी विरोध की वजह से इनको बंदी बना लिया गया और 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने इनको सरेआम फांसी दे दी गई थी। दो नवाब थे, एक तो बल्लभगढ़ के नवाब को फांसी दी गई थी और दूसरे झज्जर के नवाब को फांसी दी गई थी। बल्लभगढ़ के नवाब को चांदनी चौक में फांसी दी गई और झज्जर के नवाब को 23 अक्टूबर 1857 को अब्दुल रहमान खां, जिनका नाम था, लाल किले के सामने सरेआम फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनकाई दलदल हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो सभी को पता है हरियाणा का अनकाई दलदल है वो सिरसा जिले में पाया जाता है। और अनकाई दलदल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो मात्र 200 से 300 फीट है। जहाँ पूरे हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाती है वो है 700 से 900 फीट, लेकिन सिरसा जिले की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 200 से 300 फीट है। इसलिए वहाँ पर जो पानी की जिसको कहते हैं नमी वाली ज़मीन आप बोल सकते हो, वो ज़्यादा है। इसी वजह से वहाँ पर अनकाई दलदल बोला जाता है। और सिरसा जिला कपास उत्पादन में हरियाणा में नंबर 1 है। सिरसा हरियाणा का वही जिला है जो क्षेत्रफल में भी हरियाणा में नंबर 1 है और इसका क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर, जिनका जनघनत्व हरियाणा में सबसे कम है और वो है 303 वर्ग किलोमीटर। और इस जिले की स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम्स की तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए।